ऊपर जाए ना एक दफा जरा। ऑन यकम में 2021 वी एक्वायर्ड 5% शेयर्स। भाई अगर आप 5% शेयर खरीदें तो आपका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस then I have only two options, either FVTPL or FE, because Aksan we will apply IFRS 9, क्योंकि 5% से, हाँ अगर कोई डायरेक्टर हम अपना रख दें वो फिर अलग बात है। तो ऑन यकम में 2021 वी एक्वायर्ड 5% शेयर्स फॉर 75 मिलियन। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है अक्सान के दोस्त, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इन अक्टूबर डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वाज रिसीव्ड, ये बार जनरल एंट्रीज में जाएगा। अच्छा इसकी एंट्रीज किसी को याद है? एफईटी ओसीआई की इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट लेक्चर 1 में की थी, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी डली होती है। अगली एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन। 3 एंट्रीज होती हैं, उधर 4 इसलिए होती हैं कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अलग एंट्री होती है। On 31 we recorded 15 million as gain for change in fair value which was taken to OCI, यानी कि मॉडल हमारा FET OCI यूज हो रहा है। अंडर टैक्स लॉस गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि टैक्स वाले गेन्स को नहीं मानते, ये मतलब होता है इस बात का। वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट, आज फिर दोबारा लेस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब सब कुछ आप लोगों ने ही करना है। मुझे टी काउंट बताएं कि कहां से शुरू होगा। कैश कितना, कैरी डाउन नहीं दिया हुआ। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई कितना, 15। अच्छा यहां पूरा 15 जाता है, फिर एंट्री इसकी मैं बताऊंगा क्या होती है। कैरी डाउन 90। एफईटी ओसीआई में, यानी जो चीज भी ओसीआई में होगी आपने साथ एक जनरल एंट्री करनी है, एक जनरल एंट्री करनी है। बताएं जी इन्वेस्टमेंट में कितना हिट मारा, इन्वेस्टमेंट में कितना हिट मारा, 15 का। इन्वेस्टमेंट डेबिट वो तो कैश क्रेडिट हो चुका ना, इन्वेस्टमेंट में 15 हिट मारा। इस अब ये लफ्ज गलत है, फेयर वैल्यू रिजर्व। आप इसका गेन नाम रख दें, जो मर्जी नाम रख दें, ये लफ्ज अब धोखा है। आप लोगों ने प्रॉपर एंट्री करनी है। मुझे बस ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुई है। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व खुशी और डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी, और अगर लॉस होता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती। अब मुझे बताएं अगर मुझे गेन आया है तो मैं DTL क्रिएट करूं या DTA? DTL क्यों? क्योंकि गेन आया तो टैक्स देने की लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर मुझे लॉस आता तो मैं लॉस को फ्यूचर में माइनस करूंगा तो मुझे टैक्स सेव होगा, एंट्री उल्टी हो जाएगी। डेफर टैक्स एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जी 15 के ऊपर लगाएं आप। जनरल रेट क्या है? इधर नहीं इधर मेरे भाई, इधर कैपिटल गेन का अलग रेट दिया हुआ है, इधर कैपिटल गेन का अलग रेट दिया हुआ है, नहीं दिया ना, पिछले साल में तो दिया हुआ था, तो इधर जनरल रेट लगाएं। कितना? ओ भाई 35 ना करो ना यार, यहां पे कितना जाएगा? 65%, यहां पे जाएगा जी 65%। कितना? 9.8, और बैलेंसिंग निकालने DTL या 35%, 5.2 कर दो फिर। डन। अच्छा जी अब तसल्ली से देखें, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली वर्किंग के अंदर क्या जाएगा। इसको तो भाई आदत ही डालने लिखने की, परचेज, ताकि इंशाल्लाह गलती ना हो कहीं भी आपकी। परचेज, और खुदा ना खास्ता अगर उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी डलवाना हुआ वो बता देगा, वरना टैक्स वाले आमतौर पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में ही डालते हैं। जी कैरिंग अमाउंट बोलें 90, टैक्स बेस 75, डिफरेंस और टैक्स डिफरेंस वो 15% ही लगा दें, जो भी 30% मात्रा जो भी था, 3.35%। कितना बना? 5.3। डन।
अच्छा, करंट टैक्स की वर्किंग में आए, ये पीपी से क्या मुराद है? पर परचेज प्राइस। करंट टैक्स, करंट टैक्स में पीबीटी। फेयर वैल्यू गेन उल्टाऊं या गेन पीएनएल में गया ही नहीं? तो सिर्फ क्या उल्टा दूं? डिविडेंड। कितना? 8। इसको उल्टा के नीचे अलग रेट भी लगाना है या ये एग्जेम्प्ट है? फिर क्या करूं? बस इग्नोर कर, खत्म हो गया, डन। तो फेयर वैल्यू गेन क्यों नहीं उल्टाया? एक छोटा सा काम और करना है, टी काउंट बनाना है। टी काउंट में आपने 5.2 भी भेजना है, बाद में डीटी को क्या लाना है? बैलेंसिंग। डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? इसलिए डीटीएल क्रेडिट। पूछो क्या ज़हन में आ रहा है? 65% कैसे लगे? जनरल टैक्स रेट क्या है? 35%। एक आपको ट्रांजैक्शन याद होगी जब हम बताते थे एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट। तो मुझे जो गेन आया 15 का, क्या ये 15 का गेन सारा का सारा यूजर्स को शो कर दूं ओसीआई में, या कभी ना कभी टैक्स देना है? तो आप लोग बैलेंसिंग ना लिखें क्योंकि एक दो बच्चों को मसला आ रहा है, इसको लिखें 15 इंटू 35%। डेफर करके टैक्स कितना देना है? 5.2। ये इंक्रीज है। डिविडेंड एग्जेम्प्ट। ऊपर कहाँ लिखेंगे? 5.3 नहीं है, 5.2 है। चलो ठीक है, कह रहे हैं इसको 5.2 कर दें। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। खैर लिखें ओसीआई में टी काउंट के नीचे जनरल एंट्री भी कर लिया करनी है। ओसीआई वाले में टी काउंट के नीचे जनरल एंट्री भी कर लिया करनी है, ताकि वो नेट होके आपको पता चल जाए। भाई अब क्या करें, मेरा इम्पेयरमेंट शुरू करने को दिल चाह रहा है, लेकिन अब बहुत चीज़ें जो है ना आगे जा रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? आई के अपनी डालनी शुरू कर दी है, हमें करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन 21 मैंने आपको जो है वो नहीं अभी तक, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, फोटोकॉपी करा के दिया। लेकिन ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का भी एक सवाल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का भी चीज़ खुली हुई है ना, अब क्या करें? अब सिलेबस से हम लड़ तो नहीं सकते ना, आराम आराम से ही करनी है चीज़ें। ये क्वेश्चन 21 है माय डियर, उसकी VII लिख लो, फिर घर जाके इसको देख लेना। यार पढ़ें, कुछ समझ आ रहा है आपको? पढ़ें क्या लिखा हुआ सारा, जरा ये देख लीजिएगा। काउंटिंग ईयर एंड और वो ईयर एंड जरा मैच कर रहे हो। जी क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला FVTPL वाला या FVTOC वाला है? अमोर्टाइज कॉस्ट वाला है। ओहो, फिर वो बनानी पड़ेगी हमें।
वो जो बनाते होते हैं, बनाएं, चलें। अच्छा, किसी को समझ आया टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? अंडर टैक्स लॉस। अच्छा, हम ऐसा ना कर लेंगे, यहां तक पढ़ के इजी मार्क्स ले लें अकाउंटिंग वालों के, ये तो एक आधे मिनट में हो जाएगा ना इंशाल्लाह। ये जरा ट्राई करते हैं। ऑन यार, ये क्वेश्चन 21 का लिख लो VII रजिस्टर पे, फिर घर जाके इंशाल्लाह खोल लेना। अभी आपके सामने सवाल खुला है। ऑन यकम जुलाई CKL परचेज बॉन्ड्स फॉर 152 मिलियन, परचेज फॉर 152। अब मैं नहीं करूंगा वर्किंग 1.1, बड़े हो गए में है। व्हाट इज परचेज प्राइस? 150। इसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं, थ्योरी के सवालों में फेयर वैल्यू लिख के आना, इट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग ट्रांस फेयर वैल्यू नहीं है ये, इसमें ट्रांजैक्शन फी पड़ी है, यानी खरीदा 150 का है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 2। अब बोलें परचेज प्राइस 150, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2, फेस वैल्यू डिस्काउंट पे खरीदे हैं, विद इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 7% ड्यू ऑन 30 जून। ओहो, हमारा ईयर एंड मुझे लग रहा है 31 दिसंबर 24 है। देखें हमारा ईयर एंड क्या 31 दिसंबर, तो इस साल कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, पे होगा, मिलेगा ना भाई, परचेज्ड बॉन्ड्स इशूड नहीं। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10% and CKL intends to hold the bonds until to receive contractual cash flows, that is solely payment of principal, and that's why we will follow amortized cost. मैं नहीं देख रहा टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2, मैंने इसलिए अलग अलग लिखी है ताकि मुझे आगे कुछ मसला हो तो मैं परेशान ना हूं। व्हाट इज परचेज प्राइस, व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2, डेट यकम जुलाई 24। खैर है 30/25 का निकाल दें इंटरेस्ट, लगाएं इस पे इफेक्टिव रेट। माय डियर 10% लगाना है ना, क्या निकल आया 15। नहीं मैं नहीं कूपन रेट लगा रहा, आप लोगों ने पता नहीं क्या करना है उसका, मुझे नहीं चाहिए कूपन रेट, वो तो अगले साल मिलेगा ना इंटरेस्ट। मिला तो हमारे साल कुछ भी नहीं इंटरेस्ट, वैसे मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। कोई अच्छा सा बच्चा हाथ खड़ा करके बता दे कितनी जनरल एंट्रीज होंगी? हाँ हमारे साल में। एक्सेलेंट, दो, प्लीज डोंट बी परेशान, 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री बोलें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम इंटू 6/12 करके, इंटू 6/12 करके। अब OCA तो है नहीं तो मैं नीचे एंट्रीज नहीं कर रहा, लेकिन कोई बच्चा मुझे इन्वेस्टमेंट्स की कैरिंग अमाउंट बता दे जो बैलेंस शीट में जानी है। यकम जुलाई 24 वाली जानी है या 30 जून 25 वाली जानी है या 31 दिसंबर 24 वाली जानी है? मेरे ख्याल से बैलेंस प्लस कुछ, ये वाला बैलेंस प्लस कुछ, इसमें कितना डाल दें, ये प्लस 6/12। कितने लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया? बैलेंस शीट में तो ये जाना है, तो बैलेंस शीट में ये जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजी से मार्क्स। कैरिंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इन एज ऑन 31/12 प्लस 15.2 इंटू 6/, और यार जाने दो, ऐसे ना करो, वो फिर P&L के अंदर भी होना है ऐसा, तो इसलिए जो है वो वर्किंग नंबर मुझे 2 करवा दो। 15.2 इंटू 7.6। अब एंट्रीज बताएं दो, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, ये दोनों एंट्रीज करने के बाद इन्वेस्टमेंट का कैरी डाउन 159.6। अभी टैक्स बेस छोड़ें। किसी को याद हो कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की जनरल एंट्रीज कितनी होती थी? 3 4 नहीं होती थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन सारी एंट्रीज से P&L में क्या जाता था? बस सिर्फ इंटरेस्ट इनकम।
अब डिस्कशन है इंटरेस्ट इनकम की। कहां जाके करंट टैक्स की वर्किंग में पीबीटी। वैसे मैं बाद में पढ़ देता हूं, मेरे ख्याल से लेस कर ही दें इंटरेस्ट को, क्योंकि कुछ ना कुछ उसने स्यापा डालना ही है। इंटरेस्ट P&L में कितना गया है? 7.6। जिन बच्चों को मसला आ रहा है वो जनरल एंट्रीज भी करके देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, तो 152 जमा 7.6 पे इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है और ब्रॉड डाउन जमा कुछ, और उसके बाद आगे बोले P&L में सिर्फ एक चीज गई है, पूरे साल का इंटरेस्ट है 6 महीने का, 6 महीने का। इसे उल्टा दिया। इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली कौन रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग वाले इफेक्टिव रेट वाले रिकॉर्ड करते हैं। डन। अब पढ़ लें टैक्स। अंडर द टैक्स लॉ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज अलाउएबल एज एन एक्सपेंस। इजी से मार्क्स लें। वो कह रहे हैं हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना है, लेकिन हम कैपिटलाइज कर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। बैलेंस शीट में जाएगी पीपी, टैक्स वालों की नजर में पीपी क्या होती है? परचेज प्राइस, कैपिटलाइज नहीं होगी, और वो कहेंगे अलाउड एज डिडक्शन। 2 रुपया अलाउड एज डिडक्शन। ये क्या हुआ है? इसमें मैंने 2 रुपए डाल दिए, ये 2 देखें, इसमें 2 डाल दिए, इसमें 2 डाले बगैर, 2 डाले बगैर खर्चे के तौर पे माइनस कर दी। इन द ईयर ऑफ पेमेंट व्हाइल इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट। इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा जब कभी रिसीव होगा। कितना रिसीव हो गया है? तो मेरे तो दिल में पता है क्या आ रहा है, आप लोग ऐसे करें, ये उल्टा के ना ये ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि टैक्स वाले इफेक्टिव रेट को नहीं जानते। टैक्स वाले इसे P&L में लेके जाया करेंगे। कौन से वाले को? कूपन इफेक्टिव वाले को, कूपन वाले को, कूपन वाले को। टैक्स वाले आपके ख्याल से, नई चीज बताएं, टैक्स वाले आपके ख्याल से ये उधर डिविडेंड इनकम में ये स्यापा नहीं था। डिविडेंड इनकम में क्यों नहीं ये स्यापा था? डिविडेंड इनकम में इसलिए स्यापा नहीं था कि डिविडेंड इनकम ही होती है बस। और इधर एक और फटा होता है, इधर इंटरेस्ट इनकम कूपन रेट पे, वो इफेक्टिव रेट पे P&L में जाती है। तो मेरे ख्याल से टैक्स वाले क्या किया करेंगे, टैक्स वाले जितना रिसीव होगा ना उसी को इनकम में लेके जाएंगे। अब 2 काम करें, जो अर्न किए वो उल्टा दें, और जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, जो इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको ऐड कर दें। ये फॉर्मेट बनेगा। उसको क्या कर दें? क्योंकि वो लोग पुठी पुठी काउंटिंग कर रहे हैं, सीधी सीधी। परचेज को किस पे रिकॉर्ड किया? परचेज प्राइस पे। और हमने बैलेंस शीट में परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जमा कुछ 159.6 पे पहुंचे हुए हम। डन। तो इंटरेस्ट के बारे में बता दें क्या फड्डा हुआ करेगा, कौन सा इंटरेस्ट उल्टाया करना है और कौन सा रिकॉर्ड किया करना है। इफेक्टिव वाला उल्टाया करना है, और जितना रिसीव हो गया उसे। लेकिन अच्छा सवाल तो तब बताना जब वो कहता है इंटरेस्ट टैक्सेबल है एट डिफरेंट रेट, तो हम इधर ऐड करके इसको काटते पेंसिल से और नीचे जाके रेट लगाते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ कोई। एंड कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। कैपिटल गेन का चक्कर ही नहीं, क्योंकि हम इनको फेयर वैल्यू पे लेके ही नहीं जाते, तो कैपिटल गेन का फिर चक्कर ही नहीं। कैपिटल गेन पे तब टैक्स लगेगा जब सेल होगा, यानी कि ये डिबेंचर अगर बिक गए तो इन पे टैक्स लग जाएगा, फिर वो तो अभी बिके ही नहीं, तो इसलिए इस लाइन का तो कोई इंपैक्ट नहीं। आप बताएं और कुछ करने वाला? नथिंग। इजी मार्क्स बताएं कैसे मिले हैं? हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी आती है, ये इजी मार्क्स मिल गए। अच्छा, और हमें P&L उल्टाना भी आता है। अगला रूल ऑफ थंब मैंने आपको बता दिया, इधर हमेशा क्या आएगी? हाँ, खुदा ना खास तो 2-4 साल बाद ऐसा एग्जामिनर आया जो कह दे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर दो, टैक्स वाले कह रहे हैं, तो कर दीजिएगा, फिर 2 रुपए को इधर डाल दीजिएगा। लेकिन मैं माइनस क्यों कर रहा हूं 2 रुपए को? मार्केट वैल्यू दी भी है, लेकिन मार्केट वैल्यू इग्नोर करनी थी। अंडर द टैक्स लॉ द ट्रांजैक्शन फी इज अलाउएबल एंड एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ
पेमेंट। डन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हो गया जी, समझ आ गया? चलो इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 4 अटेंड किया था, उसमें हमने बताया था कि हम इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीवेबल 7.6 पड़ा हुआ है। डन। थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ? ओके भाई, आप समझ आ गई? सबसे बड़ा जो आपको हिंट मिला है ना आज, वो ये है पीपी। टैक्स बेस में क्या जाने? पीपी परचेज। बाकी अगर आप कैरिंग अमाउंट गलत निकाल रहे हैं तो वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। अगर आपको P&L की फिगर नहीं उल्टानी आती, वो भी आपका मसला है, क्योंकि ये अकाउंटिंग है, ये टैक्स वालों की बातें नहीं है। डन हो गया? अच्छा, अब एक सवाल आप होमवर्क में करके आएंगे, वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। यहां तक नोट कर लिया सबने? यार OCI का फड्डा होता तो क्या करते? जर्नल एंट्री भी करते। अगर FET OCI होता तो क्या करते? कुछ जर्नल एंट्री शर्नल एंट्री भी करके देखते हैं। इंशाल्लाह करेंगे। ये जो सैटरडे आ रहा है उस पर इसको करेंगे। बातें बड़ी आसान सी हैं। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं कि कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है? IFRS 9 किधर है गया? ये बताएं मुझे जरा कि भाई बहुत माजरत, आपको आज में क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट में ये जो मैंने आपको होमवर्क में 7 का 1 दिया था, ये इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। ये वही वाली लाइन है जो कल वाली है, लेकिन अब चारा कोई नहीं है हमारे पास। ये होमवर्क में डिस्कस करना चाह रहा था, ये डिस्कस करूंगा ताकि रिवीजन हो जाए। दरख्त खरीदा, प्रॉफिट फल आया, डिविडेंड फल उतारा, और साल के एंड पे दरख्त महंगा हो गया। इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट में इसकी रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 8 जो है और 9, ये आज आपका होमवर्क होगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है, देखें इधर कैसे। क्वेश्चन 8, हमने बॉन्ड क्या किए हैं? इशू। परचेज कहां से? इशू। तो ये हमारी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू दी हुई है, लेकिन मॉडल कौन सा है? वो सॉरी, माजरत, वी परचेज बॉन्ड इशूड बाय ची लिमिटेड। हमने क्या किए हैं? परचेज किए हैं। और मॉडल कौन सा है? amortized cost या fair value through OCI? held with a business model to hold the bonds in order to collect। तो ये कौन सा मॉडल है? amortized। तो आखिर में 3 कॉलम डालेंगे आप लोग और फेयर वैल्यू को लेंगे या इग्नोर करेंगे? अच्छा, शेयर्स खरीदे हैं। शेयर्स खरीदने में कौन सा मॉडल है? शेयर्स खरीदने में कौन सा मॉडल है? FET OCI वाला। FET OCI वाला। डन। अच्छा, मेरा मशवरा है कि शेयर्स में भी ना वर्किंग 1.1 कर लिया करें। पर चेस प्राइस, फेस वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या फायदा होगा फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू पे डिविडेंड का रेट लग सकता है। फेस वैल्यू पे डिविडेंड का, तो आदत डालिएगा घर जाके। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स यहां तक करनी बड़ी आसान होंगी। ये मार्क्स इंशाल्लाह आप इजीली ले लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं है, सिर्फ उसने ओरिजिनल एंट्रीज मांगी हैं, बल्कि वो भी नहीं मांगी, शायद P&L और बैलेंस शीट मांगा है। ये कर लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन का डाटा लेके आप एज्यूम करो कि टैक्स वाले कह रहे हैं कि हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किसमें डालने? एक्सपेंस में। हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किसमें डालने? एक्सपेंस में। और टैक्स रेट कितना है? 30%। ठीक है। कंप्यूट खाली DTL, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। ऑल्सो स्टेट से आगे नहीं पढ़ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा। वो थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ऑल्सो स्टेट से आगे नहीं पढ़ना। यहां तक कितने लोग टैक्स बेस निकाल लेंगे? टैक्स बेस क्या होगी? जल्दी से बोल दें। पीपी। वेल डन। टैक्स बेस क्या होगी? पीपी। सिर्फ पर वो परचेज प्राइस तो मेरे ख्याल से आप लोग वैसे ही निकाल लेंगे जिस वक्त आप फेस वैल्यू, परचेज प्राइस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
तो 10 मिनट से ज्यादा आपने सवाल पर नहीं लगाने, ठीक है इंशाल्लाह। ये सवाल आपका होमवर्क में हो गया। चलें जी, इंपेयरमेंट शुरू करें। इंपेयरमेंट शुरू करें। स्टडी टेक्स्ट का पहला सवाल निकालें। तीसरा सवाल, या ICAP की बुक में तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 98। फेस वैल्यू। भाई ये देखें, एक सवाल आया है कि हम फेस वैल्यू को कूपन रेट के लिए यूज करते हैं, इसलिए मैंने जो फिक्रा मुंह से निकाला है मैं वो दोबारा मुंह से निकालने लगा हूं। मैंने कहा है जब शेयर परचेज करें तब भी फेस वैल्यू परचेज प्राइस लिख लिया करें। आपका जो सवाल है वो ये है कि फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगाते हैं, वो तो डिबेंचर परचेज करने के वक्त है, और मैं क्या कह रहा था, शेयर परचेज करने के वक्त। ठीक है, मुझे याद है पहली 1-2 क्लासों के अंदर हमने टी काउंट डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते थे, कोई परचेज प्राइस नहीं लिखते थे। तो बेहतर है आज के बाद शेयर्स खरीदने पे भी फेस वैल्यू लिखा करें, शेयर्स की परचेज प्राइस लिखा करें, और इससे फायदा ये होगा परचेज प्राइस डायरेक्ट टी अकाउंट में चली जाया करेगी, और फेस वैल्यू का रेट किस पे लगा दिया करेंगे, डिविडेंड अगर निकालना हुआ। डन, क्लियर, ओके। ऑन यकम, भाई ये पक्की क्यों चल रहे हो, उसको वो कर दो, इसी चला दो। ऑन यकम जनवरी 25 काशिफ परचेज डिबेंचर्स फॉर ₹10 मिलियन। ये क्या है, परचेज प्राइस which is measured at amortized cost. Interest of 10% is payable in arrears, the same as the effective rate. Repayment is due on 31 दिसंबर 27। बताएं जी, ये फाइनेंशियल, भाई फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि ये जो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, इस फाइनेंशियल एसेट ने कितने अरसे बाद मैच्योर होना है, 3 साल बाद, 25, 26 और 27। डन, ओके। 10% ही मेरा कौन सा रेट है, कूपन, और 10% ही इफेक्टिव। इससे एक बात क्या पता चली कि परचेज प्राइस भी यही होगी और फेस वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि अगर परचेज प्राइस और फेस वैल्यू में डिफरेंस आता तो फिर कूपन रेट और इफेक्टिव रेट भी डिफरेंट होता। इसीलिए जानबूझ के उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं डाली। इस जिस सवाल में सवाल कह दे कि इफेक्टिव रेट कूपन रेट बराबर है, उस सवाल में 3 बातें याद रखिएगा, परचेज प्राइस, फेस वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू बराबर हुआ करेगी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 हुआ करेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 हुआ करेगी, फिर ये रेट बराबर हो सकते हैं, वरना बराबर नहीं हो सकते। डन, तो इसका मतलब है कि हमारी परचेज प्राइस भी यही है और फेस वैल्यू भी यही है। चलें जी, वर्किंग 1.1 बोलें, क्या लिखूं, फेस वैल्यू कितनी, 10 मिलियन, 10,000 कर लें, चलें, रुपीज इन 1000। अच्छा, परचेज प्राइस 10,000, मॉडल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आगे ना पढ़ें, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस। कहां से शुरू करते हैं, परचेज प्राइस प्लस ट्रांस कितना, 10,000, डेट यकम जनवरी 25 जी, 31/12/25 इंटू 10%, कूपन रेट, बैलेंस 10,000, 31/12/26। मेरे ख्याल से जितना जितने फल लगते जा रहे हैं उतने उतने हम साथ साथ उतारते जा रहे हैं, तो दरख्त वो अपनी पुरानी वैल्यू पे ही खड़ा है।
31/12 1000, ये 11,000 आएगा ना, रिडेम्पशन हो रही है 11,000 और बैलेंस 0। डन। ये होगी वर्किंग नंबर 1। वर्किंग 2, वर्किंग 2 हमारी हुआ करेगी शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल On 31 December 2025, we received interest of 1 million. On 31 December 25 we received interest of, तो there is no default. हमने उधार दिया है, there is no default. कोई हमारा उधार देके भागा नहीं, उधार पे मुझे ये 1000 दे गया है। On 31 December 25, on 31 से मिला के पढ़े, on 31 December 25 we estimated that no further interest will be received. ये शॉर्टफॉल है 1000 और इसमें पड़ा हुआ 1000, ये दो शॉर्टफॉल हो गए। शॉर्टफॉल आपने यहां से नहीं निकाला करना, शॉर्टफॉल कैश ट्रांजैक्शंस का होता है, यहां से निकालना करना है। तो ये मिल गया 31 दिसंबर 25 को, ये मिल गया 31 दिसंबर 25 को, ये वाला 1000 भी नहीं मिलना, ये वाला 1000 भी नहीं मिलना, ये दो शॉर्टफॉल्स हो गए। KL estimated that no further interest will be received and that only 60% of redemption value will be repaid on 31 दिसंबर 27। और रिडेम्पशन वैल्यू भी कितनी है, सिर्फ 60% मिलेगा या लेके भागेगा, 60% ऑफ कैपिटल विल बी रीपेड। तो कितना डिफॉल्ट होगा। अब मुझे बता दें शॉर्टफॉल निकालने का तरीका, शॉर्टफॉल निकालने का तरीका, डेट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और शॉर्टफॉल। मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर 25 को, मैं भी खड़ा हूं किस दिन, 31 दिसंबर 25 को। 31 दिसंबर 25 को खड़े होकर मुझे पता चला है डेट नो फर्दर इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। किस दिन शॉर्टफॉल आना है, किसका शॉर्टफॉल आना है, कितना शॉर्टफॉल आना है, 1000। ये वर्किंग टू नाम इसका रखा करेंगे हम। 31 दिसंबर 27, 31 दिसंबर 27 को कितने शॉर्टफॉल आने हैं, अगर कोई बता दे तो मैं मान लूं उसको। ये इंपेयरमेंट पढ़ी हुई है पहले आप लोगों ने, नहीं पढ़ी हुई IFRS 9 की, बड़ी बात है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जरा कोई मुझे बताए कि कितने इंटरेस्ट का शॉर्टफॉल होने, 1000, और नो इंटरेस्ट विल बी रिसीव ना, और उसका कितना शॉर्टफॉल होने, 4000 जमा 4000। तो ना आप लिखें, आप लोग इस तरह लिखिएगा 10,000 का 40% शॉर्टफॉल होना है। 10,000 का 40% कैलकुलेटर के बताएं, 4000, 4000 जमा 1000, 5000। अब मुझे बताएं 31 दिसंबर 26 को कितना बैड डेट होना है, 1000, और 31 दिसंबर 27 को कितना बैड डेट होना है। इन दोनों को टोटल नहीं करना, इन दोनों को टोटल नहीं करना। अब आप लोगों ने इधर ही एक काम करना है, इधर ही खड़े होके साडा वाइट, इनकी ना पीवीज निकालनी है। ये बैड डेट हो गया है या होना है, अभी अभी होना है या 1 साल और 2 साल बाद होना है, 1 साल और 2 साल बाद होना है। कितने रह गया साडा IFRS 9, ये अच्छा जी, यही वर्किंग 2 के अंदर, यही वर्किंग 2 के अंदर आप लोग बेशक 2.1 कर लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, वर्किंग 2.1, इसकी पीवी निकालें, पीवी निकालें।
पीवी निकालें। अच्छा जी, रेट इफेक्टिव यूज करना है। रेट कौन सा यूज करना है? इफेक्टिव रेट यूज करना है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इफेक्टिव रेट यूज करूं, अगर मैं आपको ना जरा थोड़े से नामों से भी फेमिलियर करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। नहीं, आपको पेज 13 पे आने की जरूरत नहीं है। हम क्या निकालने लगे हैं माय डियर? क्रेडिट लॉस। क्रेडिट लॉस क्या निकालने लगे? द डिफरेंस बिटवीन all contractual cash flows that are due to an in accordance with the and all cash flows that the entity expects to receive, that are due and expect to receive, इनका difference. What was due? What was due? What is expected to be received? What is the difference? This is credit loss. मैंने डिफरेंस ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि आप बड़े हो गए, आप डायरेक्ट बैड डेट की फिगर लिखेंगे। व्हाट इज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 27? 1000 प्लस 10,000, 1000 प्लस 11,000 इज ड्यू। 11,000 इज ड्यू। 11,000 में से 1,000 नहीं मिलना, 1,000, और 10,000 में से 4,000 नहीं मिलना। तो अब बता दें, ड्यू था 11 और मिलना है सिर्फ 5, तो 11 और 5 का डिफरेंस 6 मिलना है, तो 11 और 6 का डिफरेंस 5। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस तरह किया, ये डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंस निकाला। इसका नाम क्रेडिट लॉस नहीं है, डिस्काउंटेड एट इफेक्टिव रेट। कैश, डेट इज ऑल कैश शॉर्टफॉल, हमने इस तरह नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट क्या निकाला है? इन दोनों के डिफरेंस का नाम क्या है? ऑल कैश शॉर्टफॉल। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, हमने बचपन से बैड डेट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं फौरन समझ आ गया था कि ये दो चीजें करने की जरूरत नहीं। इन जगह में नहीं पढ़ेंगे पेपर में ड्यू कितना है और कितना मिलेगा, बस डायरेक्ट देख लेंगे कितना नहीं मिलना। अब बता दें, पहले साल के एंड पे, अगले साल के एंड पे कितना नहीं मिलना? अगले साल के एंड पे कितना नहीं मिलना? 1,000। और प्रिंसिपल कितना नहीं मिलना? अब बता दें टोटल कितना नहीं मिलना? 6,000। स्टैंडिंग कहां है हम? हाय, ये 31 दिसंबर पे, ये साल के शुरू में नहीं खड़े हुए। स्टैंडिंग कहां है? 31, 12, 25। मैं मान रहा हूं ये आईकेपी की किताब का पहला सवाल है, इसको ये सवाल नहीं बनाना चाहिए था। असल में स्टैंडर्ड कहते हैं कि 1 जनवरी को भी एक अंदाजा लगाया करो। तो हम अच्छा सवाल इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद करेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम 1 जनवरी को भी अंदाजा लगाएंगे कि ये पैसे लेके भाग सकता है, उधार देते हुए ही अंदाजा लगाया करेंगे। लेकिन इस सवाल में हम ईयर एंड पे अंदाजा लगा रहे हैं। अब अगर मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर 25, तो मुझे बताएं इनकी जो पीवीज हैं डिस्काउंटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको मैं नाम रखने लगा हूं पीवी की बजाय क्रेडिट लॉस ऑन 31/12/15। आपके समझने के लिए पीवी ऑफ 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 शॉर्ट फॉल ऑन 31/12/25 को शॉर्टफॉल की पीवी निकालें, शॉर्टफॉल की पीवी निकालें यूजिंग इफेक्टिव रेट। चलें जी, 1000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। इस और इस डेट के दरमियान डिफरेंस बताएं भी सबर, इस और इस डेट के दरमियान डिफरेंस 1 साल, जमा 5,000 का शॉर्टफॉल रेज टू पावर -2। कितने सालों बाद ये शॉर्टफॉल होना है? 31/12/25 के दरमियान डिफरेंस 2 साल बाद। अब ग्रैंड टोटल मुझे बता दें। 5041। चलें जी, नोट करें, इट इज क्रेडिट लॉस।
क्या जवाब है? 5041। वर्किंग 1, 2 और 2.1। इस तरह आपने सोचना ही नहीं, सादा सी बात बताओ। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा है केएल एस्टिमेटेड नो फर्दर इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। तो मुझे बैड डेट की फिगर बताओ। 31 दिसंबर 26 को कितना बैड डेट होगा? 1000। अगर उस तरह सोचना है, उस तरह सोच लो, 1000 मिलना था, 0 मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा? 1000। इधर कितना मिलना था? 1000। कितना मिलेगा? नो इंटरेस्ट। तो कितना डिफॉल्ट होगा? 1000। अब इधर आ जाओ, कितना मिलना था? 10,000। कितना मिल जाएगा? 6,000। तो कितना नहीं मिलेगा? सो इट इज ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब आपने सॉर्ट ऑफ बैड डेट्स की पीवी निकाल ली। क्या निकाल ली? बैड डेट्स की। एक बैड डेट होना 31 दिसंबर 26 की रात को, और दूसरा बैड डेट होना 31 दिसंबर 27 की रात को। अगली बात, ऐसा कोई डेटा ना उसने सवाल में दिया नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, द वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉसेस विद रिस्पेक्टिव रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अकरिंग एज द वेट्स। तो इसके ऊपर वेटेड एवरेज भी कभी कैलकुलेशन लगानी पड़ सकती है, वो हम लगाएंगे। इस वक्त हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मालूम करने लगे हैं। 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। गलती यह है कि लोग समझते हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब है 1000, क्योंकि ये अगले 12 मंथ के अंदर होने। नहीं, 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब है कि सारा लॉस होने का चांस अगले 12 महीने में कितना है। लॉस सारा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, लॉस सारे लाइफ का पकड़ें, लाइफ टाइम लॉस पकड़ेंगे। अभी ये डेफिनेशन में नहीं पढ़ा रहा। लाइफ टाइम लॉस पकड़ेंगे और लाइफ टाइम लॉस पकड़ के 12 महीने में उसके होने के चांस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। कैलकुलेट फॉर केटीएल द क्रेडिट लॉस। क्रेडिट लॉस ये निकल आया। क्रेडिट लॉस किसको कहते हैं? क्रेडिट लॉस कहते हैं डिस्काउंटेड एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। एंड ऑल्सो कैलकुलेट 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एट 31 दिसंबर 25। इसमें आपने इस तरह नहीं बोलना आइंदा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनेगा, वो जिस हद तक हमारे सिलेबस में हो हम उतना पढ़ाएंगे आपको। अब सवाल की रिक्वायरमेंट बता दें। ये वर्किंग 2.1 तो हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? बोले बोले बोले। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कौन सा वाला? 12 मंथ वाला। उसके लिए सवाल में लाइन लिखी हुई है, इट इज एस्टिमेटेड दैट probability of default on debenture within next 12 month is only 0.6%। सिर्फ इसमें ये नहीं कह रहा कि इसका 0.6 लगाओ, बस वैसे जनरल लफ्ज लिख रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ वुड बी अगले 12 महीने में डिफॉल्ट होने का चांस है 0.6%। बस ये एक चांस है, उस चांस से मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट इज माई लॉस टोटल? 6000। 6000 की पीवी, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू 0. इज इक्वल टू 30.2। ओके, व्हाट इज दिस? टोटल लॉस। व्हाट इज दिस? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस। इट इज द multiplied by probability of occurring this loss in next 12 month will give me 12 month ECL, 12 month expected credit loss, 30.2। एंट्री जल्दी जल्दी बताएं। इम्पेयरमेंट, लॉस इन P&L डेबिट, और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, लॉस अलाउंस अकाउंट।
कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनेगा लॉस अलाउंस, लॉस अलाउंस या कम डिडक्शन, लॉस अलाउंस, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। डन। अच्छा जी, स्टेप 1 क्या होगा, टोटल लॉस देखेंगे, टोटल लॉस की फिर क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे। कोई बंदा हाथ खड़े करके बता दे 25 के P&L और बैलेंस शीट में क्या जाएगा इस एंट्री के करने के बाद, 30.2। ये 30.2 क्या है, रुपीज इन थाउजेंड है, खाली 30 है ना बेसिकली तो। अच्छा भाई P&L में तो दो चीजें चली जाएंगी ना, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली इंटरेस्ट इनकम, वो तो इसी तरह, और इंपेयरमेंट लॉस 30.2, और बैलेंस शीट में बोले 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 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कितना, 10,000, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर 10,000, लॉस अलाउंस अलग चलता रहेगा, लेस लॉस अलाउंस कितना, ये बुक वैल्यू आ जाएगी। एंट्री बोले, इंपेयरमेंट लॉस इन P&L डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या लॉस अलाउंस क्रेडिट। लॉस अलाउंस बैलेंस शीट के फेस पे आप शो कर दीजिएगा, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्किंग में ये करके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स इतने पे शो कर दें बैलेंस शीट में। कितना आ गया जवाब, 9969.8। 12 मंथ लॉस का क्या मतलब है कि अगले 12 मंथ में कितना आएगा, या सारे लॉस के आने की 12 मंथ में प्रोबेबिलिटी, 12 मंथ में प्रोबेबिलिटी। ओके, अब भाई एक बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल सवाल हम करने लगे हैं। अच्छा, अगर वो कहता ना लाइफ टाइम लॉस रिकॉर्ड करें, तो फिर लाइफ टाइम लॉस ये 5041 होता, फिर हम इसकी वो क्या कहते हैं 5041 की कोई प्रोबेबिलिटी ना लगाते, फिर ये पूरा लॉस है लाइफ टाइम लॉस 5041। लेकिन जब अगले 12 महीने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लाइफ टाइम लॉस किस में बदल गया, ये है लाइफ टाइम ईसीएल, लाइफ टाइम ईसीएल, और ये 12 मंथ ईसीएल। डन। अच्छा, अब मोहतरम एक सादा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, हम इनिशियली, एक मिनट, इनिशियली 12 मंथ ईसीएल निकाला करेंगे। इनिशियली क्या निकाला करेंगे, 12 मंथ ईसीएल। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रेडिट रिस्क, ईयर एंड पर कोई खास चेंज नहीं आया उसकी क्रेडिट रिस्क में। अभी भी हम 12 मंथ ईसीएल जरूर निकालेंगे क्योंकि क्रेडिट रिस्क तो होता ही है हर डेट के अंदर, लेकिन उसमें कोई खास चेंज नहीं आया। हो सकता है इस फिगर को हमें रिवाइज करना पड़े, हो सकता है इस फिगर को हमें रिवाइज करना पड़े, लेकिन मतलब ये कि नो सिग्निफिकेंट चेंज, हल्का फुल्का चेंज आया क्रेडिट रिस्क में, इसलिए ये वाली फिगर को रिवाइज करके अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं आया। इसको कहते हैं स्टेज 1, इसको कहते हैं स्टेज 1, यानी मेरे डेट की स्टेज 1 चल रही है, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं आया। बिल फर्ज हम अगले साल स्टेज 2 पे पहुंच गए, स्टेज 1 पे भी रह सकते हैं, क्यों, अगले साल भी लिखा होता है पेपर में नो सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रेडिट रिस्क।
हम स्टेज 2 पे पहुंच गए। स्टेज 2 की इंग्लिश इंशाल्लाह आप लोग बताएंगे। आई विल रियली अप्रिशिएट यू अगर आप लोग बता दें स्टेज 2 की अंग्रेजी। आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ इंपेयरमेंट, फिर भी आप बताएं। सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रेडिट रिस्क, सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रेडिट, पैसे लेके भागने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या शुरू हो गई स्टेज 2। अब हम 12 मंथ क्रेडिट लॉसेस पे गुजारा नहीं चलाएंगे, अब हम लाइफ टाइम ईसीएल वाली फिगर लेंगे, यानी अगले 12 महीने में उसके डिफॉल्ट का कितना चांस है इसको छोड़ देंगे, बस क्या निकालेंगे, लाइफ टाइम ईसीएल। डन। अगले साल हो सकता है दोबारा ये स्टेज 1 पे आ जाए या स्टेज 2 पे ही रहे और फिगर रिवाइज करनी पड़ी। अभी अगले साल में भी फर्ज करें है ये लोन चल रहा है, खुदा ना करे अगले साल आ गया स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है, जरा हाथ खड़ा करके बता दें स्टेज 3 क्या है। इम्पेयर्ड, कंफर्म हो गया कि ये लॉस होना है, कंफर्म हो गया कि ये लॉस होना, भागा तो नहीं अभी इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन बस अब कंफर्म है कि उससे कुछ नहीं मिलना, तो थोड़ा बहुत जो मिलना होगा वो ठीक है, लेकिन इंपेयर्ड हो गया है। कुछ अमाउंट के बारे में मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि नाउ ही इज इंपेयर्ड। कोई चेंज नहीं आया क्रेडिट रिस्क में, बड़ा चेंज आ गया क्रेडिट रिस्क में और पता चल गया कि बंदा फारग है, इंपेयर्ड। इधर भी आप नहीं मैं डायग्राम दिखाने लगा हूं, छोड़े इधर भी आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब सर फर्क क्या है स्टेज 2 और 3 में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, आप अच्छा सवाल है, स्टेज 2 और 3 में कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं आपको अब बताऊंगा स्टेज 2 के बाद जो आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे वो उसी तरह इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। स्टेज 3 के बाद अगले सालों की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी नेट बुक वैल्यू पे, लॉस अलाउंस माइनस करके। ये डिफरेंस है स्टेज 1 और 2 और 3 में। क्या इनिशियल रिकॉग्निशन पे लाइफ टाइम लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, इनिशियल रिकॉग्निशन में लाइफ टाइम लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन वाले लॉस को क्या कहा करेंगे, 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इस 12 महीने में लॉस होने का कितना चांस है, लिया सारा ही करेंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। उसके बाद स्टेज 1 पे खड़ा हूं मैं, यानी नो सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रेडिट रिस्क, मेरी स्टेज 2 इधर भी आ सकती है, स्टेज 2 स्टेज 1 से पहले आ सकती है, ठीक है, एकदम ही ये हालात हो गए। ये डायरेक्ट कभी पेपर में स्टेज 3 भी आ सकती है। आप बताएं अभी हम हमारा नुकसान, यानी बंदा बिल्कुल तबीयत खराब हुई भी है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मरने वाला है, अब इस तरह का सिनेरियो है, तो मरने वाला तो इधर भी हो सकता था। चलें जी, अगर कोई चेंज नहीं हुआ उसकी क्रेडिट रेटिंग में खास, तो 12 मंथ ईसीएल रिकॉर्ड करें। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर अच्छा खासा चेंज आ गया, लाइफ टाइम ईसीएल रिकॉर्ड करें और अगले सालों का इंटरेस्ट स्टिल पुराने मेथड से निकालें, स्टिल पुराने मेथड से निकालें, बैलेंस पे इफेक्टिव रेट नहीं लगाते थे, इंटरेस्ट पुराने मेथड पे निकालें। लेकिन अब लाइफ टाइम ईसीएल दोबारा चेक कर लें, लाइफ टाइम ईसीएल निकालें और लाइफ टाइम ईसीएल निकाल के अगले सालों का, अगले इस साल का नहीं, अगले सालों का इंटरेस्ट किस पे निकालें, बैलेंस अमाउंट पे या नेट बुक वैल्यू पे। अच्छा, अब मैं जरा इसको पढ़ने लगा हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग बता दें आपको नोट करने की जरूरत है या नहीं है, फिर मैं आपको नोट भी करने दूंगा अगर आप कहते हैं तो। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। अच्छा मोहतरम, बस ये कॉन्सेप्ट था इंपेयरमेंट का, अब कल हमने इसके सवाल करने हैं, इतनी सी चीजें इंपेयरमेंट, और कुछ नहीं है इसमें। समरी ऑफ जनरल अप्रोच, इसको कहते हैं जनरल अप्रोच। एक होगी सिंपल अप्रोच, वो हम कल पढ़ेंगे, वो डेटर्स के ऊपर लगेगी, वो डिबेंचर्स पे नहीं लगेगी, वो डेटर्स पे लगेगी, वो सिंपल अप्रोच है। अभी हम कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं, जनरल अप्रोच। व्हेन क्रेडिट लॉसेस कब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। व्हेन इनिशियल रिकॉग्निशन
and subsequent if no significant deterioration in credit risk. Initial recognition and subsequent if then our rule will be 12 month ECL. और इंटरेस्ट किस पे लगाएं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट नहीं, वो बैलेंस जो हमारा पड़ा होता था ग्रॉस के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप, इनिशियल रिकॉग्निशन में मस्ट 12 मंथ है, लेकिन ऐसा भी होता है इनिशियल रिकॉग्निशन साथ ईयर एंड के ऊपर आप स्टेज 3 पे पहुंच गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने क्या मिसाल में रखा है, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमेशा ही 12 मंथ ECL, और सब्सिक्वेंट में नो सिग्निफिकेंट चेंज तो भी 12 मंथ ECL। स्टेज 2 क्रेडिट रिस्क इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। स्टैंडर्ड कहते हैं ये जब होता है जब 30 दिन से पेमेंट डिले हो जाए। कहते हैं जब 30 दिन से पेमेंट डिले हो जाए ना, कभी भी कोई इंटरेस्ट आपका 30 दिन से डिले हो जाए ना, फौरन समझ लेना काम फारग हो गया है। रिबूटेबल अजम्पशन, यानी ये अजम्पशन है जबरदस्त किस्म की, इफ ग्रेटर देन 30 डेज, अगर 30 दिन से ज्यादा वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा ना, तो समझ लो कहते हैं ये नो सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन नहीं है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन। तो क्रेडिट रिस्क इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। तो कौन सा लॉस रिकॉर्ड करें? लाइफ टाइम ECL। लेकिन इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड करें? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको कंफर्म हो गया कि ये डेट मेरा इंपेयर हो गया है, तो अब आप कहां पहुंच गए हैं? स्टेज 3। अब क्या रिकॉर्ड करें? अब इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस। चलें जी, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपने 5 मिनट के अंदर उसकी एंट्रीज कर देनी है, क्योंकि इसमें लॉसेस निकालने नहीं पड़ेंगे, वो मैंने आपको दिए हुए हैं। जी माय डियर, तस्वीर खींचना तो किसी ने खींचना नहीं, स्टेज 2 और 3 इकट्ठे कैसे हो सकते हैं भाई? करें स्टेज 2 और 3 इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, या तो सिग्निफिकेंट रिस्क है या इंपेयर है, दोनों में से एक सवाल बताएगा। अच्छा, हमें सवाल पढ़ के नहीं जजुहा करेगा भाई, हम इतने फन्ने खानी है, सवाल अंग्रेजी लिख दिया करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें काफी मुश्किल है वैसे ये कि जानना कि इंपेयर हो गया है या नहीं हुआ। अच्छा, IFRS 9 में ना पहले इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लोगों के साथ बुरा सलूक हुआ, तो IFRS 9 ने कहा पहले से ही लॉस अलाउंस बना लिया करो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ होती रहती है, तो शुरू से ही लॉस अलाउंस बना के रखो, वेट ना किया करो अगले के भागने का, शुरू से ही अंदाजा लगा लिया करो। डन भाई, ये नोट ना कर, तस्वीर अटैच कर दूंगा। हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ये ICAP की किताब का सवाल नहीं है, पेज 58, पेज 58। जो मैंने आपको सवाल कराया था उसमें हमने 31 नंबर 25 पे कैलकुलेशन की थी, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इनिशियली भी चेक करो। क्वेश्चन 42 नई बुक्स में, ऑन यकम जनवरी डेक्स्टर ओरिजिनेटेड अ लोन ऑफ 5 लाख। कितने का लोन दिया? 5 लाख का। इन्वेस्टमेंट इन लोन डेबिट, इट क्लासिफाइड दिस फाइनेंशियल एसेट एज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। कल आपको बताऊंगा FETPL मॉडल में ये चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यूज इन लॉसेस को खुद ही कैटर कर लेती हैं, तो FETPL मॉडल्स में ये लॉसेस पढ़ने ही नहीं हमने। द लोन इज फुली रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 years. द इफेक्टिव एंड कूपन रेट इज 4% पर एनम। ये ओरिजिनेटेड अ लोन का यही मतलब है, इन्वेस्टमेंट इन लोन या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। अब मुझे बताएं, मैं पागलों की तरह 5 साल का शेड्यूल बनाऊं या आपको बनाना आता है? आता है। क्यों बनाना आता है? शुरू कहां से करेंगे? 5 लाख, इफेक्टिव रेट 4%, कूपन रेट भी 4%। पता नहीं मैंने सोल्यूशन में बनाया हुआ है या नहीं बना, ओहो ये फारग सा है, वो 3-4 सालों का मैंने बना दिया हुआ है। 5 लाख ज़रब 4%, 5 लाख ज़रब वो उसी तरह। अच्छा, इसकी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की जरूरत नहीं, क्योंकि आसान सा सवाल है। कैलकुलेटर्स पकड़ें और एंट्रीज मुझे बतानी है आपने। अच्छा, अगले साल जब लॉस आएगा तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन की हुई है कभी?
अगले साल अगर लॉस चेंज हो गया तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन मुझे करवाइएगा। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, ऑन द लोन हैज अ लो क्रेडिट रिस्क। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमेशा ही लो क्रेडिट रिस्क रखना है आपने, क्योंकि उस पे कॉन्सेप्ट ही नहीं लाइफ टाइम का। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन द लोन हैज अ लो क्रेडिट रिस्क and probability of default in next 12 months is 1% with lifetime credit loss estimated at 120। लाइफटाइम उसने दे दिया है आपको, सारी कैलकुलेशंस कर करके लाइफ टाइम उसने दे दिया है आपको, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई, वो हम लगाएंगे। अब मुझे कोई बच्चा बता दे, यकम जनवरी 2 को क्या एंट्री होगी 1,25,000 की या सिर्फ 1,250 रुपए की? 12,500 नहीं, कैलकुलेटर लगा के देख लें, 1,250 एंट्री बताएं। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस, इन एंट्रीज को उन एंट्रीज से अलग रखना है। वो 3 एंट्रीज तो होंगी ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री होगी इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस, और 2 एंट्रीज बचपन वाली, इन्वेस्टमेंट डेबिट डिवेंचर क्रेडिट कैश डेबिट। हाथ खड़ा करने समझ आ गई? अब हाथ खड़ा करके मुझे दूसरे साल की एंट्री बताएं, पहले साल के एंड पे, माजरत पहले साल के एंड पे। ऑन 31 दिसंबर 2000 देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन क्रेडिट क्वालिटी, देयर हैज बीन no significant change in credit quality and the loan is considered to be a low credit risk। कौन सा लग रहा है आपको? स्टेज 1 low credit risk, डन। अच्छा जी, the probability of default now increases, थोड़ा सा चांस बढ़ गया, यानी कि हल्की फुल्की चेंज शायद आ गई हो। the probability of default increases to 1 point due to marginal increase in credit risk, हल्का फुल्का आ गया है। The lifetime losses are still 1 लाख, लेकिन इनके 12 महीने में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 1 पॉइंट। अब कैलकुलेटर पकड़ें, 1,25,000 जरा 1.5%, 18, it is carried down, it is carried down। पिछले साल कितना रिकॉर्ड किया? साल के शुरू में कितना रिकॉर्ड किया था? 1250। अब आसान सी एंट्री बता दें इसकी भी, 625। क्या एंट्री बनेगी माय डियर? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस 1,25,000 जरब। मैं एंट्रीज क्यों नहीं करा रहा? इसलिए कि ये एंट्रीज नॉर्मल से हटके अलग अलग एक एंट्री है, अलग टॉपिंग है, बारों बार ही एंट्री हो रही है। 1875 वर्सेस 1250। नरेशन स्टेज 1 देयर इज, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। ऑन 31 दिसंबर 2003 देयर इज नो डिटेरियोरेशन, देयर इज ए डिटेरियोरेशन, सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन ऑफ क्रेडिट क्वालिटी, बट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ, कंफर्म नहीं हुआ कि वो लेके भागे, लेकिन स्टेज 2 पे पहुंच गए हैं। नाउ द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज ओवर रिमेनिंग लाइफ आर 25,000। अब 12 महीने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं दी उसने, अब डायरेक्ट उसने लाइफ टाइम लॉसेस आपको निकाल के दिए हैं, द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ओवर द रिमेनिंग लाइफ। अब मुझे बताएं हम कहां पहुंच गए हैं? तो 12 मंथ की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, वो गिवन ही नहीं है, गिवन करता तो मजा आता, उसे इग्नोर करते। हमने कौन सा लेना है? कैलकुलेटर मत पकड़ें, कैरी डाउन बताएं, 50,000, ब्रॉड डाउन 1875। अब पकड़ें कैलकुलेटर, 48 हेवी लॉस, ये दूसरे साल के एंड पे डाल दूं, इंपेयरमेंट लॉस लॉस अलाउंस क्रेडिट 48, अंग्रेजी पढ़ें, लोन इज मूव टू देयर इज, ये पेपर में लिखना नहीं होगा वैसे, अगर लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। चलें जी, ऑन 31 दिसंबर 2003 देयर 4, अच्छा, देयर इज एविडेंस ऑफ लॉस इवेंट एंड द लोन डिफॉल्ट्स, यानी डिफॉल्ट कर ही गया समझ लो, देयर इज एविडेंस ऑफ लॉस। द एक्चुअल इंपेयरमेंट लॉस इज नाउ एस्टिमेटेड एट
इसको प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं दी उसने 12 महीने? अब तो लाइफ टाइम लॉस रिकॉर्ड करना है। अब ग्रो करके किस पे चला गया? कैलकुलेटर पकड़े बगैर ही बता दें इन दोनों का डिफरेंस 74। अब आप मुझे बताएं आखिरी साल की एंट्री 2004 की, इंपेयरमेंट लॉस इन P&L डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट, डन। अच्छा जी, अब अगली रिक्वायरमेंट हम कल पढ़ेंगे, 31/12/5 का इंटरेस्ट निकालो। ये कोई ट्राई करेगा वैसे? 31/12/5 का इंटरेस्ट निकालो, ये इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे ये कैसे निकालना है। लेकिन ये तो एक फारिग सवाल था। अच्छा सवाल इससे पहले था जिसने सारी कैलकुलेशंस का तरीका बताया था। चलिए बंद करते रहें और सुनते रहें, बंद करते रहें और सुनते रहें। इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या करना है? 12 मंथ ECL। 12 मंथ ECL अगले 12 महीने का लॉस होता है या सारे लॉस के होने की अगले 12 महीने में प्रोबेबिलिटी? दूसरा, अगर स्टेज 1 पे पहुंच जाए ईयर एंड पे तो 12 मंथ ECL को रखें लेकिन फिगर रिवाइज करें, फिगर, लेकिन इंटरेस्ट उसी तरह निकालते रहें बैलेंस पे। और अगर स्टेज 2 पे पहुंच जाए तो लाइफ टाइम ECL, उठते जाए लाइफ टाइम ECL, और इंटरेस्ट को अभी भी बैलेंस पे निकाल लें। और आखिरी बात, अगर कंफर्म होगी इंपेयरमेंट तो लाइफ टाइम ECL की फिगर नई वाली निकाल लें, कोई ना कोई नई फिगर भी हो सकती है, और अगले सालों से इंटरेस्ट नेट पे निकाल लें। जय जी। हाँ भाई कह रहे हैं इसकी नहीं समझ आई, इंटरेस्ट अगले साल कैसे निकालना है। मैंने छुड़वा दिया रिक्वायरमेंट भी, मैंने इसलिए छुड़वा दिया।